आपने मार्कोनी का नाम तो सुना ही होगा, है ना? वायरलेस कम्युनिकेशन का बाप, वो शख्स जिसने रेडियो को मुमकिन बनाया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि किसी ने ये पहले किया था और फिर कहा, नहीं, मुझे पेटेंट की जरूरत नहीं है, सबको उसे इस्तेमाल करने दो, क्या वाकई ये एक भूले बसरे ज़हीन की सच्ची कहानी है? लहरों का जादूगर, बूंदों से सरगोशियां करने वाला और असल पागल साइंसदान जगदीश चंद्र बोस। और हाँ, वो हकीकी थे, कोई मार्वल किरदार नहीं। सन 1858 हिंदुस्तान, एक नन्हा लड़का, इसे कोई अंग्रेजी स्कूल की गुहठी नहीं पिलाई गई। इसके वालिद एक बसीरत वाला सरकारी अफसर। उन्होंने कहा, ऐसे गांव में सीखने दो, मिट्टी से, आसमान से, लोगों से। उनके वालिद ने उन्हें एक गांव के मदरसे में बंगाली में पढ़ने के लिए भेजा, अंग्रेजी में नहीं। उस इब्तदाई तजुर्बे ने उन्हें कोई अनमोल शय दी, फितरत से मोहब्बत और फख्र के बगैर सीखने का शौक। जूं-जूं वो बड़े होते गए, बोस की जहानत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्हें कलकत्ता के सेंट ज़ेवियर कॉलेज भेजा गया और वहां फादर लाफॉन्ट, एक फ्रांसीसी फिजिक्सदान के ज़ीर साया, उनकी साइंस में दिलचस्पी पैदा हो गई। खानदानी मदद और तालीमी अमदाद के साथ वो तब की तालीम हासिल करने इंग्लैंड रवाना हुए। लेकिन वो बीमार पड़ गए। लैब में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड ने उन्हें बीमार कर दिया। इसलिए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ने का फैसला कर लिया। वहां बोस ने लॉर्ड रेली और फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के बेटे, के पास पढ़ाई की। यहाँ उन्हें एहसास हुआ, मगरिब के पास तो औजार थे, लेकिन मशरिकी फलसफे की गहराई नहीं थी। उन्होंने दोनों को मिलाकर एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। लंदन और कैम्ब्रिज में फिजिक्स पढ़ने के बाद बोस कलकत्ता प्रोफेसर के तौर पर वापस आए। लेकिन नस्ल परस्ती अब भी ब्रिटिश इंडिया में जिंदा थी। We must civilize the uncivilized. Indians were inherently incapable. कॉलोनियलिज्म की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें अच्छी लैब नहीं मिली, सामान भी नहीं मिला। लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हारी? अपनी चाहत और ख्वाबों के लिए उन्होंने अपनी लैब एक गोदाम में बना ली। एक ऐसी लैब जो आपके बाथरूम से भी चौहोटी थी। फिजिक्स से उनकी मोहब्बत वाकई कमाल की थी। 1895 में उन्होंने एक गैर मामूली चीज बनाई, एक ट्रांसमीटर जिसने वायरलेस सिग्नल भेजे। मार्कोनी के मशहूर मुजाहिरे से 2 साल पहले। लेकिन उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि बोस का यकीन था, साइंस शुड नॉट बी सोल्ड, इट शुड बी शेयर्ड। लेकिन बोस का काम खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने एक ऐसे सवाल की तरफ रुख किया जिसको कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। क्या पौधों को दर्द महसूस होता है? उन्होंने क्रेस्कोग्राफ ईजाद किया, एक हसास आला जो पौधों की ग्रोथ और नुमा और रिस्पॉन्स को नापता था। उन्होंने देखा कि पौधे इन चीजों पर रिएक्शन दिखाते हैं, सूरज की रोशनी, गर्मी, आवाज और यहाँ तक कि चोट लगने पर भी। आज ये नताइज प्लांट न्यूरोबायोलॉजी की बुनियाद हैं। एक ऐसा शोबा जिसकी उन्होंने अनजाने में बुनियाद डाली। आखिरकार उनका काम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इज्जत बख्शी।
لیکن تاریخ کی کتابوں نے اب بھی انہیں نظر انداز کیا۔ مارکونی سرخیوں میں رہے، بوس خوشیوں میں گم ہو گئے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی، ان کے لیے سچ شہرت سے زیادہ اہم تھا۔ آج جب بھی آپ کا فون وائی فائی سے جڑتا ہے یا آپ کا بلوٹوتھ اسپیکر گانے بجاتا ہے، یاد رکھیے پہلا شخص جس نے یہ سب ممکن بنایا، اسے اعزاز نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا کہ علم آزاد ہو۔ جگدیش چندر بوس ایک شخص جو اپنے وقت سے صدیوں اندر تھا۔ آئیے انہیں واپس وہاں لائیں جہاں وہ تعلق رکھتے ہیں، ہر سائنس کی کتاب میں، ہر جاننے والے دماغ میں۔